तो हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए आज हम फिर आ गए, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आए हैं आपका दिन ख़राब करने। तो आज हम कुछ नए टॉपिक के भी साथ आए हैं और कुछ नई आकांक्षाओं के साथ आए हैं, क्योंकि ये आकांक्षाएं हमारी नहीं हैं। एक प्यारी सी बच्ची ने एक मैसेज किया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को करा दीजिए, वरना मैं तो कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, इन सब पे वीडियो बना रहा था। लेकिन वही कहते हैं दोस्तों, लालच कि एक नया सब्सक्राइबर वापस ना लौट जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले इसे बना लेते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में उन शॉर्ट क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सिंपल भी है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी भटक जाएंगे, क्योंकि अभी तो सब सिंपल लगता है, लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो फिर ऐसे करते हैं कि अरे इसमें डिफ्यूज़न हुआ था, उसमें ऑस्मोसिस, उसमें टर्गर प्रेशर था क्या, ऐसे ऐसे हमारे रिएक्शन हो जाते हैं। सो अभी तो सिंपल लगेगा, लेकिन अभी भी आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और आपके लिखने के तरीक़ों को अच्छा कर लेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगा और आप रिवीजन करेंगे तो काफ़ी बेटर है। आज की 10% वीडियो उस बच्ची के लिए डेडिकेटेड है, बाकी 90% आप लोगों के लिए। आप लोगों में बहुत सारे हैं ना, बच्ची अकेली है। और भेदभाव मत सोचिएगा, भेदभाव नहीं कर रहा, लालच है, लालच पूरी सही लालच है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। काफ़ी सिंपल है, देखिए सिंपल सी बात थी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी कि पानी का अवशोषण, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करना, जो कि आपको पता भी है और नॉर्मली आपने पीछे पढ़ भी लिया है, ना चाहते हुए भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करना ही तो ट्रांसपिरेशन में सबसे मेन काम था। तो यहीं पे यहाँ पे भी वही क्या कहते हैं मेथड लगेगा, बस सिंपल सी चीज़ है। तो हमें पता है जैसा कि पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स सॉइल से कंटिन्यूअसली पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो सिर्फ पानी ही तो जाएगा नहीं, पानी के साथ मिनरल सॉल्ट्स भी जाते हैं। आपको पता है, बिल्कुल पता है। आगे चलते हैं। तो ये जब न्यूट्रिएंट्स को और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे अधिक रूट हेयर के द्वारा होता है, ना कि रूट के द्वारा। यानी कि जो रूट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा, आपको फिगर में भी दिख रहा है, जो ये बहुत सारे जो रोम निकले हुए हैं, जो बाल निकले हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से सही मायने में पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। सही मायने में इन्हीं रूट हेयर के माध्यम से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और जहाँ पे इनकी संख्या ग्रुप में होती है और बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं रूट हेयर जोन। पता होगा, नॉर्मल सी बात है, छोटी बात है, काफ़ी पहले की बात है, पता होगा। तो जहाँ पे इन बालों की संख्या ज़्यादा होती है उस पार्ट को रूट हेयर जोन कहते हैं। और प्लांट में एब्जॉर्ब 90 से 95% वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट हेयर के ही थ्रू होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादातर पानी का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के ही थ्रू होता है। और अगर प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाए तो आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है, देखा भी होगा आपने प्रैक्टिकली। तो उसमें पानी की अगर प्लांट्स में कमी हो जाए तो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, उसका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। और प्लांट डेड भी हो सकते हैं अगर पानी ना मिले तो ये आपकी चीज़ें हैं पानी को लेकर। कब से हम लोग पानी 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 किए जा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे आएगा नहीं क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से, वो तो ठीक है, और मिट्टी में पानी है वो भी ठीक है, लेकिन मिट्टी में कई तरीके का पानी होता है और प्लांट उन हर तरीके के पानी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्लांट में कुल 5 तरीके का पानी प्रेजेंट होता है। उन 5 में से प्लांट सिर्फ एक तरीके के पानी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और उन 5 के नाम भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उनका नाम है कैपिलरी वाटर, यानी कि केशिकात्व जल। इसी जल को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी के 4 जल को कहते हैं तुम जाओ भैया, हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो। तो इन 5 टाइप के पानी का नाम भी जान लीजिए, और पानी का हिंदी नाम भी जानिए। अगर हिंदी नहीं जाना तो क्या जाना यार, इंग्लिश में पहले सुनिए। पहला है रनवे वाटर, यानी कि हिंदी में कहते हैं भगौड़ा वाटर यानी कि भाग जाता है। दूसरा ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि गुरुत्वीय जल, या तो आपको पता ही होगा।
तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और इसको हिंदी में भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही कहते हैं। चौथा केमिकली कंबाइंड वाटर, अब ये तो हिंदी बताने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि रासायनिक रूप से संयुक्त वाटर। और पांचवा है आपका कैपिलरी वाटर, यानी कि केशिका जल, और यही आपके प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, काम में आता है, यही इसका कर्म धर्म सब है। इसे याद करने के लिए अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि इंसान के लिए बिस्लरी और प्लांट के लिए कैपिलरी दोनों बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और जान लीजिए, सॉइल में प्रेजेंट कुल वाटर यानी कि टोटल वाटर को होलार्ड कहते हैं, यानी कि जो सॉइल में 5 प्रकार का वाटर पाया जाता है उसे होलार्ड कहते हैं। और प्लांट जिस वाटर का यूज करते हैं उसे आपको चेसॉट कहते हैं, ठीक है, यानी कि कैपिलरी वाटर को चेसॉट कहते हैं। और जो पानी बच जाता है यानी कि जो प्लांट यूज नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के पानी, उनको कहते हैं इकार्ड या इचार्ड कहते हैं। ये आपका कहानी है। अब इनको अगर मिलाएंगे तो चेसॉर्ड प्लस इकार्ड इक्वल टू होलार्ड, यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये मैथ वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और आप भी समझेंगे भाई, चिंता ना करिए, बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, बस बता रहा कि ऐसा उन्होंने काफ़ी बार लिखा है, काफ़ी बार ट्राई किया है। दूसरी बात, इनको लेके चिंता मत करिएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए है, जानते रहिए। और मैं जो इतना लंबा लिखवा रहा हूँ उसकी वजह यह है कि आप इन लंबे में से छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन छोटे को लंबा करना कठिन पड़ता है। तो अगर हम लंबा पढ़े होते हैं तो अगर हम भूल भूल के भी लिखते हैं तो भी इतना लिख लेते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो अब तक हमने 2 चीज़ जान ली, पानी का एब्जॉर्प्शन और प्लस कौन सा पानी एब्जॉर्ब होता है वो जान लिया। अब बात करते हैं पानी का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो 2 माध्यम से होता है, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव यानी कि सक्रिय एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत लगती होगी। पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी कि निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः किसी रीजन की वजह से कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो सबके मन में आना चाहिए, वो ये है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होता है, ये कौन बताया था? कौन है ये प्राणी जिसने ये बताया? तो उनका नाम था रेनर, और उन्होंने ये बताया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन 2 तरीक़ों से होता है, एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन। चलिए ये तो ठीक है। फिर कुछ लोग और आए और उन्होंने बताया कि नहीं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कुछ थ्योरीज़ हैं जिनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर 2 तरीके की थ्योरीज़ दी गई, एक ऑस्मोटिक थ्योरी, दूसरा नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो जो आपकी ऑस्मोटिक थ्योरी है उसको दिया था एटकिंसन और प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। और जो आपकी नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी है उसको बेनेट, क्लार्क और थीमैन ने 1951 में प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था, ठीक। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, वो भी अच्छे से अब उसको डिटेल में देखते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने कर लिया है वो वीडियो देखिए, लेकिन लाइक कर लीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अब चलते हैं हम अपनी इस टॉपिक को देखते हैं। और हाँ, जिसे ना समझ में आए वो कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसे उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वरना मैंने इसमें काफ़ी मात्रा में आपको चीज़ें डाल दी हैं, सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी लगता है कि कुछ रह गया है तो बोलिएगा। तो अब बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। पहले तो इसकी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ इसकी कंफ्यूजन है, वो जान लीजिए क्या होता है। खासकर लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऊपर ऊपर से बता के चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं। जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ इसमें थोड़ी जान है, लेकिन जब हम इसे ऊपर ऊपर से सुनते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे क्या बताया जाता है वो सुनिए। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक्टिव है, तो इसका मतलब कि इसमें पानी के एब्जॉर्प्शन में, वाटर के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। देखिए ऐसे ही बताया जाता है।
और ऐसे बताने की वजह से क्या होता है कि जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तब हमको कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो इसमें पानी के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज़, अगर पानी को हमें ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ भेजना हो, अगर हमें एक चौथे मंजिल या सेकंड मंजिल पर रखे हुए, सेकंड फ्लोर पर रखे हुए टंकी में पानी को भेजना हो, नीचे से ऊपर भेजना हो, तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसी टंकी से पानी नीचे उतारने के लिए कुछ नहीं करना है, पाइप लगाना है, खोल देना है, पानी स्वतः ही नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आई? तो जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन में होता है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम बारी बारी देखते हैं। ऐसे ही हमें बताया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। उनको बताया गया कि इसके अंदर भी दो तरीके की प्रोसेस होती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कौन कौन सी? एक आपकी ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो अब हम इसे बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। अब क्वेश्चन फिर उठेगा कि ऑस्मोसिस क्या है, तो शायद कुछ लोगों को पता होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस को फॉलो करता है। बात समझ में आई? किसी भी मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं। तो इसमें अरे यार क्या भूलने की आदत पड़ गई है। जहां वाटर रूट सेल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रॉस करके रूट जाइलम में चला जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें वाटर रूट सेल से कहाँ चला जाता है? जाइलम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसलिए जो सॉइल में वाटर है वहाँ से निकलकर वो रूट सेल के अंदर इंटर कर जाता है। क्यों इंटर करता है वो भी जान लीजिए। क्योंकि सॉइल की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, और जो सेल सैप की कंसंट्रेशन है, जो सेल के अंदर वाटर है, जो सैप है, रस है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस वजह से उसका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, पानी अंदर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही? अपवर्ड मूवमेंट मतलब पानी इंटर कर जाता है, बाहर से पानी रूट हेयर के द्वारा उनके अंदर इंटर कर जाता है। कभी कभी इशारों को समझा करिए। कभी कभी पता नहीं कौन सी घातक बीमारी के कहाँ फंसे हुए हैं, कुछ वर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, समझेंगे। अब बात करते हैं दूसरे एब्जॉर्प्शन की, यानी कि नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। इस पे क्या होता है ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल है। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन तब होता है जब वाटर सेल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सॉइल से रूट सेल में इंटर करती है, रूट सेल में प्रवेश करती है। इसका मतलब कि इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस फॉलो नहीं होती है, क्योंकि इसमें वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। यानी कि जो बाहर मिट्टी है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो आपका सेल सैप है, जो आपके रूट के अंदर का सैप है, पानी है, रस है, उसकी कंसंट्रेशन
कम होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से ये ऑस्मोसिस की थ्योरी को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था, ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कंफ्यूज मत होइएगा, पता है हमें हो रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आप लिख के एक बार अपने आप को क्लियर कर लेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना आप समझ लीजिए, इतना आप जान लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव और पैसिव। इसके बेसिस पे आप इसे याद कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, ऊपर ऊपर से पढ़ने पे सब कुछ सिंपल लगता है, जब हम उसके डिटेल में जाते हैं तब दिक्कत होती है। फिर भी चिंता ना करिए, मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे आपकी ये चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, और अगर हो ऐसा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें ऑस्मोसिस की थ्योरी फॉलो नहीं होती है, क्योंकि सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो सेल सैप है उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। मैंने सब बता दिया है। आगे देखिए, तो ऐसी जगहों पर रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसे ही हम एब्जॉर्प्शन की, उसी एनर्जी के थ्रू हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब जाहिर सी बात है, हाई से लो जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो बस वही सिंपल सी चीज़ है। आगे देखिए, जैसे जैसे रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन की भी रेट इंक्रीज होगी। यानी कि अगर हम किसी तरीके से रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज कर दें तो हमारी एब्जॉर्प्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। तो इसमें प्लांट में रेस्पिरेशन की रेट ऑक्सीन नाम के हार्मोन्स की वजह से इंक्रीज हो जाती है। अब जब ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन एक ग्रोथ हार्मोन्स है, फॉर प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो प्लांट को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी बढ़ती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ती है तो वाटर के एब्जॉर्प्शन की रेट भी इंक्रीज होती है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हम जब छोटे थे तो जितना सांस लिया करते थे उतना ही सांस आज भी लेते हैं। उस टाइम पे हमारी सांस 10 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रोक सकते थे। क्या आज भी वही हाल है? आज हम उससे ज़्यादा रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, फेफड़ा बड़ा हुआ है, सब कुछ बड़ा हुआ है, सब बड़ा है तो भैया ये भी बड़ा है, तो सांस लेने की तरीके भी बढ़ गए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की। बहुत टाइम नहीं बचा है तो उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अपने पैसिव एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बचा है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब उसे देखते हैं कि उसमें क्या कहना है। जैसा कि आपको ऊपर से तो पता ही है कि पैसिव यानी कि निष्क्रिय, यानी कि इसमें वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एनर्जी की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है? जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रही? एनर्जी की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है? जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर बात उठेगी, सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, लोग पूछेंगे कि पानी तब ऊपर कैसे जाता है, पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो उसका आप जवाब कैसे देंगे? वो ऐसे देंगे कि जो ट्रांसपिरेशन नाम की चिड़िया है वो कहाँ देखने के लिए हो रही है, बस उसी के थ्रू होता है। जब ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट्स में पानी की कमी होती है, तो प्लांट के जाइलम के अंदर टेंशन पैदा होता है। वो टेंशन आपका जो है, वो जो पत्तियां हैं वो जाइलम को देती है, जाइलम स्टेम को देती है, और फिर वो जाइलम स्टेम आपको रूट से कहती है भैया पानी भेजा, ऊपर वाले चिल्लाते हैं, बस पानी यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ चला जाता है। तो कुछ ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, यानी कि इसमें ट्रांसपिरेशन पुल वर्क करता है, जिसकी वजह से पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। बात आप हमारी समझ गए होंगे ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि आप सब ने पीछे की वीडियोस देखी होगी ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। बाकी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वो आपको दिखाई दे ही रहा है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ ही दे रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाइलम सैप के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जाइलम सैप वाटर को ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक,
जो जाइलम सैप में वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, वही ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करता है, वही जाइलम सैप के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन की रेट जितनी अधिक होती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन की भी रेट उतनी अधिक होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब पानी जितना ज़्यादा उड़ेगा उतने ज़्यादा वो पानी को खींचेगा, उधर उड़ेगा इधर खींचेगा, और ये सब आपने ट्रांसपिरेशन पुल में पढ़ रखा है, डाउट नहीं है। अब मैं आपको रामबाण तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका और याद करने का छोटा तरीका बताता हूँ, समझ लीजिएगा तो बताइएगा ज़रूर। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि जो पानी जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को क्या कहते हैं। उस रास्ते को दो पार्ट में बताया गया है, एक एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी कि दो तरीके से पानी का मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, कौन सा? एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी कि इस रास्ते के थ्रू पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो वाटर मूव करता है वो सेल वॉल टू सेल वॉल करता है, या सही बताना चाहेंगे तो सेल वॉल टू इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच से वाटर मूवमेंट करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक, जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन सेल टू सेल होता है, यानी कि जब एक सेल भर जाती है तो वो दूसरी सेल में चला जाता है पानी, फिर दूसरी भरती है तो तीसरी में, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। एक सेल भरने के बाद दूसरी सेल में कैसे इंटर करता है, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इंटर करता है, जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, और इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ अपने से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसको जानने के और इच्छुक हैं तब अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिनसे आप इसे बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कंपैरेटिव मेथड, डिफरेंशिएशन निकालना, इनके बीच में अंतर बताना, डिफरेंस बताना। तो देखिए, एक साइड एक्टिव लिखिए, एक साइड पैसिव एब्जॉर्प्शन लिखिए। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में एनर्जी नीडेड होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ट्रांसपिरेशन निभाता है, और जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होता है, इस वजह से कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या सोलर एनर्जी का ये लोग यूज करते हैं। कौन? पैसिव। दूसरा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस और नॉन ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन पुल के माध्यम से होता है। कैसे होता है वो आपको आगे बताया गया है, पीछे बताया ही गया है। तीसरा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ट्रांसपिरेशन हो चाहे ना हो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। पैसिव एब्जॉर्प्शन टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? ट्रांसपिरेशन के ऊपर। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन जितना ज़्यादा होगा इसका एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप इनको लिखेंगे तो छोटा, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कहीं ना कहीं बार बार एक्सप्लेन करते करते ये आपके माइंड में बैठ जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आई? छोटा लिखा लेकिन उसको बोल के लंबा एक्सप्लेन किया, इसी को कहते हैं समझाने की क्षमता, और दूसरों को भी और खुद को भी। क्योंकि ऐसे आप जब पढ़ते हैं तो आप खुद को भी एक्सप्लेन करते हैं, और चाहे तो किसी सामने वालों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा देखिए, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ी स्लो होती है और पैसिव की एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। पांचवा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट की प्रेजेंस जरूरी होती है। अगर रूट नहीं होगा तो इसमें ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन पैसिव के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे रूट जरूरी नहीं है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया है, वहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन बिना रूट के भी हो जाता था। माफ़ कीजिएगा, टाइम बहुत तेज़ बीत रहा है, सॉरी। अब मैंने आपको सब लिख दिया है, अब तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप सब समझ ही जाएंगे। यार आप लोग क्या मजाक करते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, बस।